नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये यूपी के कासगंज जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। एक लड़का जिसकी दिसंबर 2024 में शादी होती है। शादी के महज 4 महीने गुजरते हैं, अप्रैल का महीना आता है। इस दौरान जो है, इस बीच में पति शक में इस कदर अंधा हो जाता है कि उसे इस बात का शक, मतलब उसको इस बात का ये दिल में बैठ जाता है कि उसकी पत्नी जो है किसी और से बातचीत करती है, किसी और से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। और इस शक में इस पति को इतना हैवान बना देता है कि ये इसने अप्रैल में महज शादी के 4 महीने बाद अपनी पत्नी का कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद इसके पूरे परिवार ने, यानी लड़के के पूरे परिवार ने, इसके बड़े भाई ने, इसके पिता ने लाश को ठिकाने लगाने में इसकी मदद की। वहीं जब लड़की के घर वालों ने अपनी लड़की के बारे में पता करने की कोशिश की तो उन्हें भी 10 महीने से बेवकूफ़ बनाते रहे कि दोनों जो हैं काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं और जब आएंगे तब बात करेंगे। 10 महीने गुजर गए। जब माँ को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जब लड़की की माँ को लगा कि इतने दिन हो गए तो भला हमारी बिटिया हमसे शादी के बाद ऐसा कौन सा पति प्यार दे रहा है कि बिटिया हमें बिल्कुल ही भूल गई, उसने हमसे एक बार बात नहीं की। लिहाजा जब माँ को शक हुआ पूरी तरीके से, उन्हें लगा कुछ तो गड़बड़ है। 18 फरवरी को उन्होंने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दूल्हे को पकड़कर जब उससे पूछताछ की तो एक खौफनाक सच सामने आया। दूल्हे ने बताया कि हमने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसकी लाश को खेत में दफन कर दिया। दूल्हे की बताई जगह से पुलिस खुदाई करती है और लाश को बरामद करती है, जो अब पूरी तरह से कंकाल बन चुकी। वहीं जब इस घटना की जानकारी जो बिटिया है उसके माँ बाप को लगती है तो उनके तो होश उड़ जाते हैं। वो तो अब तक यही सोच रहे थे कि उनकी बिटिया चलो बढ़िया है, खुश है, हमसे बात नहीं कर रही, कोई बात नहीं, लेकिन अपने पति के साथ तो खुश है। लेकिन अब उन्हें पता चल रहा है कि 10 महीने पहले उनकी बिटिया की हत्या कर दी गई थी और अब जो हाथ लगा है वो सिर्फ और सिर्फ कंकाल है। इस खौफनाक की वारदात का पुलिस ने जैसे ही उनके पास शिकायत आई वैसे ही उन्होंने इस पूरे मामले में एक्शन लिया और महज कुछ घंटों के अंदर ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया और पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो इसके भाई हैं और पिता हैं, उनका इस मामले में कितना इन्वॉल्वमेंट है उसकी जांच की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। उससे पहले हम आपसे हमारी एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें अपना आर्थिक तौर पर सहयोग दे सकते हैं, जैसे हमारे इन दर्शकों ने दिया है। नितिन जी ने हमें 130 रुपये का सहयोग दिया है, कृष्णपाल यादव जी ने हमें 200 रुपये भेजे हैं, वहीं मोनू शर्मा जी ने हमें 100 रुपये का सहयोग दिया है। हम इन सभी के आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग और समर्थन हमें देते रहें ताकि हम अपने चैनल को और आगे बढ़ाने में मदद करें। अगर आप भी हमें देना चाहते हैं आर्थिक सहयोग तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद पहुँचा सकते हैं। चलिए अब हम खबर पे आते हैं कि आखिर पूरा मामला है कैसे शादी के महज 4 महीने के अंदर एक पति परमेश्वर से शैतान बन जाता है और अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काट कर मौत के घाट उतार देता है। ये पूरी घटना जैसा कि हमने बताया यूपी के कासगंज जिले की, जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। कासगंज जिले का सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र है। इसी सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र में गंगपुर करके एक गांव है। इसमें गंगपुर में रविंद्र जो है अपने परिवार के साथ रहता है। रविंद्र के परिवार में उसकी माँ राज बेटी, पिता छोटेलाल और बड़ा भाई राजेश है। इसके अलावा छोटा भाई अवनीश, मंजेश और राकेश, मतलब भरा पूरा इसका रविंद्र का पूरा परिवार था। 4 तो भाई हैं, राकेश, मंजेश, अवनीश और राजेश सबसे बड़ा भाई था, वही माता पिता। बताते हैं 14 दिसंबर 2024 को रवीन की शादी जो है फरकाबाद के कायमगंज की रहने वाली प्रियंका से हुई थी। धूमधाम से शादी की गई थी, बड़े ही अरमानों से लड़की के घर वालों ने बढ़िया शादी की कि चलो अच्छा लड़का है, देखने में अच्छा लगता है, दूसरी बात कमाई वमाई भी ठीक ठाक कर लेता है तो बिटिया खुश रहेगी। उन्हें नहीं पता था कि जिसके साथ जिस लड़के को वो अपना दामाद, अपने घर का सबसे
प्रमुख सदस्य बना रहे हैं वो दरअसल इंसान की शक्ल में जो है हैवान है या शैतान का है। शादी के बाद बताते हैं कि प्रियंका जो है अपने दोस्त से, इसका ये कहना है, इसने पुलिस को ये बताया है कि जो ये है शादी के बाद से जो है प्रियंका अक्सर इंस्टाग्राम पर लगी रहती थी। इंस्टाग्राम यानी सोशल मीडिया साइट्स पर, फोन पर अक्सर बिजी रहती थी, इसका ये कहना है। और उसे इस बात की शक था कि ये अपने दोस्त, जो पुराने दोस्त है, उसके साथ ये बातचीत करती थी। और ऐसा रवीन को लगता था कि जो प्रियंका है उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और शादी होने के बाद भी वो उससे बातचीत करती थी। ये बात जो है रवीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इस बात को लेकर जो है बताते हैं दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती थी। जहां एक तरफ रवीन प्रियंका से कहता था कि फोन मत चलाओ, वहीं प्रियंका कहती थी कि फोन क्यों ना चलाएं, आजकल तो सब फोन चलाते हैं। तो फोन चलाने से वो इनकार करती थी। अच्छा, रवीन जब फोन उसका देखने की कोशिश करता था तो वो अपना फोन भी इसे देखने नहीं देती थी। इस बात से जो है रवीन का शक को और हवा मिलती थी और उसे लगता था कि जो वो शक कर रहा है वो सही है, तभी ये अपना फोन हमें नहीं देती है, क्योंकि इसका अगर ये हमें फोन देगी तो इसका राज खुल जाएगा, इसीलिए ये अपना फोन हमें छूने नहीं देती। और जब भी हम इस पर बात करते तो ये झगड़ा करने लगती है और बिगड़ जाती है। हो ना हो इसका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है। रवीन के दिल में ये बात जो है दिलो दिमाग में पूरी तरीके से बस चुकी थी। बताते हैं कि 13 अप्रैल 2025 ये वो दिन था, ये वो काला दिन था जब रवीन के गुस्से के जो शक था वो जहर बन जाता है और जहर बनकर इसे हैवान के रूप में बदल देता है। 13 अप्रैल 2025 को बताते हैं एक बार फिर से दोनों के बीच इसी फोन को लेकर विवाद होता है कि तुम फोन पर बहुत ज़्यादा बिजी रहती हो, जब देखो तब तुम हमेशा फोन पर ही लगी रहती हो, हम कहीं काम से आते हैं तुम फोन पर दिखती हो, और तुम किससे बात करती हो, किससे क्या है, तुम्हारा कौन ऐसा दोस्त है जितना ज़रूरी है कि दिन रात तुम उसी से बात करती हो। तो इस तरह की बात कहा सुनी हुई और जिसके बाद जो है कहा सुनी धीरे धीरे झगड़ा में बदल गई। और बताते इसी में गुस्से में कमरे के अंदर जो कुल्हाड़ी रखी थी, रवीन उस कुल्हाड़ी को उठाता है और सीधे प्रियंका के गले में तेज, एकदम गुस्से में बहुत तेज से प्रहार करता है। अब सीधे गर्दन पर कुल्हाड़ी पलेगी तो आप समझिए क्या हाल होगा। पहले ही वार में प्रियंका की गर्दन एकदम आधी कट गई, खून का फव्वारा फूट पड़ा। इसके बाद दोबारा जब वार किया तो गर्दन पूरी तरीके से लटक गई। पूरे आंगन में, कमरे में कहें, खून ही खून फैला हुआ था। वहीं पर खून से नहाया हुआ रवीन वहीं पर खड़ा रहा। इसके बाद बताते हैं जैसे ही घर चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो घर के लोग, जो बड़ा भाई राजेश था वो वहां पहुंच गया, घर वाले सब इकट्ठा हो गए। अब उनको ये था किसी तरह से इस पूरे मामले को दबाना है कि किसी को इस बात की भनक न लगे। लिहाजा रवीन के मुताबिक जो है उसके बड़े भाई राजेश की मदद से उसने शव को चादर में लपेटा और एक प्लास्टिक की बोरी में भरा। फिर अपने पिता छोटे लाल की सहायता से लाश को उसने बैलगाड़ी में रखा और फिर गड़ी बड़ौला गांव में, उमेश सिंह का एक खेत है गांव से बहुत दूर, वहां पर गया। वहां पर ऐसे टाइम गए जब किसी को कोई भनक न लगे, रात के समय में गए। रात का एक गहरा गड्ढा खोदा और उस गहरा गड्ढा खोद के जो है प्रियंका की लाश को उमेश सिंह के खेत में दफन कर दिया। इस दौरान तब वापस आ गए। इसके बाद ये था कि प्रियंका के घर वाले, चूंकि नई नई शादी हुई है तो जाहिर सी बात है प्रियंका के घर वाले अक्सर फोन पर बातचीत करते ही होंगे। अब प्रियंका के घर वालों को कैसे इस बात के लिए गुमराह किया जाए कि उनकी बेटी जिंदा है और सुरक्षित है। लिहाजा प्रियंका के घर वालों को गुमराह करने के लिए इन्होंने ये योजना बनाई कि जब प्रियंका के घर वालों का फोन आएगा हम लोग अपना फोन स्विच ऑफ कर लेंगे, रवीन अपना फोन स्विच ऑफ कर लेगा और प्रियंका का फोन स्विच ऑफ कर देगा। वहीं जब हमारा फोन स्विच ऑफ होगा तो जाहिर सी बात है घर वालों के फोन पर वो लोग फोन मिलाएंगे। जब घर वालों के फोन में फोन मिलाए तो ये कह देना कि दोनों काम के सिलसिले में जो है दूसरे राज्य चले गए, ये कहा गया। तो ऐसा ही हुआ। जब अगले दिन, और रवीन जानबूझ के वहां से निकल भी आया। अगले ही दिन जब उनकी प्रियंका की माँ ने प्रियंका के मोबाइल पर फ़ोन किया तो प्रियंका का फ़ोन स्विच ऑफ है। कई बार फ़ोन मिलाया तो हर बार स्विच ऑफ, समझ नहीं आया। इसके बाद दामाद के फ़ोन मिलाया तो दामाद का भी फ़ोन स्विच ऑफ। अब उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर क्या बात है। इसके बाद प्रियंका की माँ ने जो है अपने इनके घर वालों के यहाँ फ़ोन मिला, बड़े भाई को मिलाया, ससुर को मिलाया, तो इनसे बातचीत हुई। इनसे पूछा गया कहाँ है, तो इन्होंने कहा दिया कि दोनों जो हैं दरअसल काम के सिलसिले में दूर गए हैं और अब जब काम वाम सब सेटल हो जाएगा तो बात कर लेंगे, चिंता मत कीजिए, सब बढ़िया। प्रियंका के घर वालों को लगा चलो ठीक है, काम के सिलसिला, काम सबसे ज़रूरी है भाई, काम नहीं करेंगे तो कैसे काम
कैसे गृहस्थी आगे बढ़ेगी, आगे बच्चे होंगे, फलाना दिखाना, दुनिया भर की चीज़ें होनी हैं, तो फिर पैसा तो ज़रूरत है, चलो काम करें, ठीक है। इस बीच अक्सर यही होता था कि जब भी ये लोग फ़ोन करें, तब इसी तरह से बहाना, अरे काम का बिज़ी होंगे, काम नया काम केयर कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत है, अभी फ़ोन-वोन शायद लिए नहीं होंगे। अगर अक्सर फ़ोन लिया तो रवीन ने ही अपना फ़ोन ऑन कर लिया, उससे कहा कि अभी हम ड्यूटी पे हैं। किसी तरह ना किसी तरह से बहाना बना दे कि बात ना होने दे। धीरे-धीरे करके अब जो अप्रैल में हत्या हुई और फरवरी आ गया, 10 महीने पूरे एक तरीके से कहें गुजर चुके थे। अब माँ को ये चिंता हो रही थी, कुछ तो गड़बड़ है, भला हमारी बिटिया कितना भी अपने पति को मानने लगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमसे एक बार ना बात करे, 10 महीने होने को आ गए। लिहाजा 18 तारीख को, इसी 18 फरवरी को जब प्रियंका की माँ से रहा नहीं गया, माँ सोमवती जो थी उनसे रहा नहीं गया, तो वो सिकंदरपुर वैश्य गांव पहुंचती हैं, जो गंगपुर थाना क्षेत्र का, गंगपुर जो गांव है वो सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता था। यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हमारी कहानी है, दिसंबर में शादी हुई, दिसंबर 2024 में। अप्रैल तक तो हमारी ठीक ठाक बात होती रही, लेकिन अप्रैल के बाद से अब ये बता रहे हैं कि वो दोनों कमाने गए हैं, लेकिन 10 महीने गुजर गए हैं, एक बार भी हमारी बिटिया से बातचीत नहीं हुई। इतने त्यौहार आए, इतने तो वो आए, लेकिन एक बार भी हमारी बिटिया ने हमसे बात नहीं की। तो हमको कुछ गड़बड़ लग रहा, हमें लग रहा हमारी बिटिया के साथ इन्होंने कुछ कर दिया। पुलिस को भी मामला संदिग्ध लगा, लिहाजा पुलिस ने तुरंत ही रविंद्र को खोज निकाला। रविंद्र कहीं और नहीं था, बस अपने घर से दूर रह रहा था, सबकी नज़र से बच के रह रहा था। पुलिस ने रविंद्र को खोज निकाला, इससे कड़ाई से पूछताछ की। रविंद्र ने जो खुलासा किया, पुलिस भी उस चीज़ को कान दंग रह गई। रविंद्र ने बताया कि हमने अप्रैल में ही हमारा इनकी झगड़ा हुआ था, क्योंकि जो मेरी पत्नी थी उसका किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात के लेकर हमारा झगड़ा हुआ और झगड़े में जो है हमने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को जो है फला उमेश सिंह के जो बड़ौला गांव है, उसके गड़ी बड़ौला गांव है, वहां पर उमेश सिंह का खेत है, उस खेत के पास जो है अपनी पत्नी की लाश को हमने तभी दफना दिया था। के बाद पुलिस रवीन की निशानदेही पर उस खेत में पहुंचती है। वहां पर जो है खेत को जहां पर लाश गाड़ी गई थी वहां लाश खोदा जाता है और वहां से कंकाल बरामद होता। तो माना जाता था कि प्रियंका का ही है। अब वहीं इस घटना की सूचना जैसे ही प्रियंका की मां सोमवती और उनके पिता को दी गई, उन पर तो मानो बिजली गिर गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी, वो तो सोच रहे थे कि अब तक हमारी बिटिया सकुशल होगी, बढ़िया होगी, अच्छे से रह रही होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी की शादी के चौथे महीने ही दामाद ने हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने रवीन समेत परिवार के कुल 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं प्रियंका के भाई रविकांत ने बताया कि 20 जनवरी 2026 से मेरी मां कासगंज के अधिकारियों और सीएम से ऑनलाइन प्रार्थना पत्रों के माध्यम से जो है शिकायत कर रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जाकर जब पुलिस एसपी के पास वो पहुंची थी, कासगंज एसपी के बाद जब उन्होंने इससे शिकायत की, तब कहीं एसपी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जब जांच की तो उनकी बेटी की हत्या का सच जो है, खौफनाक सच सामने आ गया। और अगर ना कुछ होता तो अब तक किसी को पता ही नहीं चलता कि आखिर उनकी बिटिया गई तो गई कहाँ। ये हैरान कर देने की घटना है कि दिसंबर में शादी होती है और 4 महीने बाद ही ऐसा पति, ये हैवान पति, जिसने अपनी पत्नी की इतनी बेदर्दी से हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते, सुनिए। इसने घटना का खुलासा किया है, पूरी प्रक्रिया कैसे की गई? कल 18 फरवरी को श्रीमती सोमवती, मृतका की मां, जो थाना कायमगंज फर्रुखाबाद की रहने वाली है, उनके द्वारा थाना सिकंदरपुर वेस्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी मृतका प्रियंका की शादी 14 दिसंबर 2024 को रामेंद्र नामक व्यक्ति से की थी, जो सिकंदरपुर वेस्ट थाना का रहने वाला है। और शादी के बाद से ही उसके ससुराल जन उसके साथ दहेज के लिए प्रताड़ना करते थे। और एक दिन 14 अप्रैल 2025 को मृतका के जेठ राजेश ने सोमवती को फ़ोन किया कि उसकी बेटी और जो दामाद है रावेंद्र, ये काम के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में चले गए। फिर कई दिनों तक मृतका अपनी माँ को फ़ोन से बात नहीं होती सोमवती से। सोमवती उसको कई महीनों तक अपने रिश्तेदारियों में या यहाँ वहाँ उसकी खोजबीन करती है। कई महीनों तक बातचीत न होने पे या कोई खोज खबर न लगने पे उसको शक होता है
और उस शक के बिना पे वो एक प्रार्थना पत्र देती है कि ससुराल वालों ने उसकी बेटी को कहीं गायब कर दिया है और उसे शक भी है कि उसको साथ कोई अनहोनी घटना न हो। इस प्रार्थना पत्र पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और थाने की टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मृतका के पति रविंद्र को नंगेरी सनोड़ी से गिरफ्तार किया जाता है। जब पूछताछ इसके पति से पूछताछ की जाती है तो उसके द्वारा ये कबूलनामा किया जाता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उसका शव एक खेत में गाड़ दिया है। उसके निशानदेही पे उस खेत से शव को बरामद किया जाता है और निशानदेही पे जो आला कत्ल जो कुल्हाड़ी से उसने मारा था उसी के घर से बरामद किया जाता है। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी को इसलिए मारा कि एक रात उसने देखा कि सोशल मीडिया पे वो अपने पुराने मित्र से बात कर रही थी, जिस बात को लेके उन पे झगड़ा हुआ और उसी बात पे उसने उसको मार डाला। हमें तो लगता है आजकल जैसे फोन जो है हर समस्या की जड़ के पीछे कहीं ना कहीं देखो फोन ही है। यहाँ पर भी देखो सब कुछ अच्छा था, दिक्कत क्या थी? फोन। पत्नी जो है फोन पर ज़्यादा समय बिताती थी, अब पति के दिमाग में ये शक आ गया। होगा ये नालायक होगा भी, हम मानते हैं कि जिस तरह से हत्या की है कोई आम आदमी की बस की बात नहीं है कि कुल्हाड़ी से किसी को काट देना, गर्दन पे सीधे वार करना आम आदमी की बस की बात नहीं, ये नालायक है। लेकिन कहते हैं ना जब आदमी किसी चीज़ से नफरत कर रहा है और वही चीज़ उसे बार बार दिख रही है तो उसकी नफरत को क्या होगा और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। अब यहाँ पर यह पति पत्नी है, दिसंबर में शादी हुई, अप्रैल की घटना हुई, 4 महीने सिर्फ हुआ था, चौथा महीना चल रहा था शादी की। अब ऐसे में जहाँ पति पत्नी को एक दूसरे को ज़्यादा समय देना चाहिए क्योंकि नए नए आप दोनों लोग हो, एक दूसरे को समझने में ज़्यादा वक्त व्यतीत करना चाहिए, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी चीज़ से मान लो दुल्हन की कोई आपत्ति है तो दूल्हा वो चीज़ ना करे, जो दूल्हे को किसी चीज़ से दिक्कत है दुल्हन वो चीज़ ना करे, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, अब फ़ोन हम नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, तुमको पसंद हो ना पसंद हो। शादी का मतलब ही होता है कि कुछ तुम झुको कुछ हम झुकें, कुछ तुम समझौता करो कुछ हम समझौता करें, कुछ तुम अपनी आदतें सुधार लो कुछ हम अपनी आदतें सुधार लें और हमारा रिश्ता एक अच्छी लाइन पे आ जाए। यहाँ पर ये नहीं होता है कि शादी से पहले आप कुंवारे हैं, ठीक, आप कुंवारी हैं, आप माँ बाप के यहाँ हैं, आप यहाँ पे माँ बाप के हैं, आप जैसा चाहें वैसा ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन जब दो लोगों को एक साथ रहना है तो दोनों लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ों में समझौता करना पड़ता। अब यहाँ पर देखिए शादी हुई, शादी के बाद पति का शिकायत क्या है कि जब देखो तब फ़ोन पर ही लगी रहती, इंस्टाग्राम चला रही, सोशल मीडिया चला रही। अब इस चीज़ से इसको दिक्कत होती थी, इसको लगता था भाई काम पर है, काम से आया तो इसने देखा कि ये क्या कर रही, फ़ोन पे लगी है, बगल में बैठी हैं, फ़ोन चल रहा है। इससे इसको बड़ी दिक्कत होने लगी, इसको लगने लगा कि कहीं ना कहीं इसके कुछ ना कुछ तो होगा तभी फ़ोन पर ज़्यादा वक्त बिताते हैं। अच्छा, फ़ोन पर अक्सर बात भी करते थे। अब कहा यह भी जाता कि जो कि नई नई लड़की अपने मायके से छोड़कर घर वापस आई है, चाहे यहाँ पर आई है अपने यहाँ, अब ऐसे में उसको अपने घर वालों की ज़्यादा याद आती है। अच्छा, नई नई जब शादी होती है तो मायके पक्ष के लोग फ़ोन भी ज़्यादा करते हैं, कभी माँ कर रही है, कभी दीदी कर रही हैं, कभी भाई कर रहा है, कभी पिताजी कर रहे हैं, कभी मामा फ़ोन कर रहे हैं, सब जानना चाहते हैं कि हाँ बिटिया ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें कभी कभी लंबी बातचीत होने लगती है। अच्छा, जो माएँ होती हैं वो अपनी बिटिया के इसलिए ज़्यादा फ़ोन पर बात करने लगी हैं क्योंकि उनको होता है किसी तरह बिटिया भाई अब पहली बार इस तरह के माहौल में गई है जहाँ जिम्मेदारियों को उसे संभालना है। अब ऐसे में कहीं कोई चीज़ चूक हो जाए तो उनको समझा सकें कि हाँ बेटा नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। कभी किसी से कोई मामला मान लो किसी ने डांट दिया तो अब बहू उदास है कि लो हमको डांट दिया, आज तक हमारे मम्मी पापा ने हमको नहीं कहा, तो उनको उस तरह समझाना कि हाँ ससुराल बेटा अलग चीज़ होती है और मायका अलग चीज़ होती है। तो इसलिए बातचीत होती है तो उसमें लंबी बातचीत होने लगती है। अच्छा, ये लंबी बातचीत जो है कई बार दूल्हे को दूल्हे के घर वालों को खटकने लगती हैं कि भाई जब देखो तब दिन भर फ़ोन पर ही लगी रहती हैं, ऐसा कौन सा फ़ोन का काम है। यहाँ पर जो रवीन था उसको इस फ़ोन ने ही जो कहें इतना जहरीला बना दिया कि उसने इस कदर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। उसको हमेशा ये लगता था कि ये फ़ोन पर लगी रहती तो ज़रूर इसका कोई आशिक होगा, ज़रूर इसका किसी न किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होगा, और शादी होने के बाद भी ये उसे भूल नहीं पा रही और उससे बातचीत करने लगती है। भले ऐसा हो नहीं, वो फ़ोन पे अब उम्र होता है, इंस्टाग्राम पे आदमी रील देख रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो इसको अब
कई बार आदमी को होता है जब दिल में शक बैठ जाता है ना, दिमाग में शक बैठ जाता है ना, तो आदमी दूसरे जिसके उसको लग रहा है कि ये कुछ हमारे साथ गड़बड़ कर रहा है, उसको हंसता मुस्कुराता देखता है, तो उसको लगता है पक्का कुछ ना कुछ काला है। अब वही होता होगा, ये प्रियंका रील फोन देख रही है, चला रही है, हंस रही, मुस्कुरा रही, तो इसको लगता होगा अरे पक्का इसका कोई लफड़ा होगा, और उसी आशिक से बात कर करके देखो इतना खुश होती। इसी नफरत के शक के बीज ने इसके दिल में इतना जहर भर दिया कि ये इतना हैवान बन गया कि शादी के चौथे महीने ही इसने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला और फिर उसकी लाश को दफन किया। इस दौरान इतनी चालाकी देखिए कि 10 महीने तक जो है ये मायके पक्ष के लोगों को इस तरह से गुमराह करते रहे कि हाँ ये काम आने गए फलाना ठिकाना, कभी ये बात करके बता दे कि अच्छा वहाँ पर हम हैं इसलिए नहीं बात करा पा रहे, कभी इस तरह से 10 महीने गुजर गए। वहीं जो लड़के के प्रियंका का भाई है, उसने कहा कि हमारी माँ तो जनवरी से ही तमाम अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी कि हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमारी बेटी के साथ कुछ हुआ है, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। अब जाकर जब कहीं ये शिकायत थाने में दर्ज कराई ही जाके ज़बरदस्ती थोड़ा हाथ पैर जोड़ के, तब थाने ने इस पूरे मामले में संज्ञानता लिया और जाकर जब गहनता से जांच की, रवीन को पकड़ा, सख्ती से पूछा कहाँ है भाई तुम्हारी पत्नी, तुम इतने दिनों से बता रहे हो कमाने बाहर जा रहे हो, तुम तो यहीं बैठे हो, तो कहाँ से तुम बाहर कमा के आ रहे हो, और मेन चीज़ है तुम यहाँ हो तो तुम्हारी पत्नी कहाँ है, इतने दिन से क्यों नहीं वो किसी से बात कर रही, क्यों किसी को नहीं वो दिखी। जब गोल मोल तो बातें शुरुआत में किया, लेकिन जब सख्ती पुलिस ने की तो पुलिस की सख्ती के आगे ये टूट गया और फिर ने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि हमने ऐसा ऐसा कर दिया। जब लाश खोदी गई तो 10 महीने बाद क्या मिलेगा, कंकाल ही मिलेगा। अब माँ बाप इतने बेचारे अपनी बिटिया को देखकर फूट फूट कर रो रहे थे कि कल्पना नहीं कर सकते। उनको तो था कि हमने बड़े अरमानों से शादी की थी कि चलो हमारी बिटिया का घर बसेगा, उसका वंश आगे बढ़ेगा, नाती पोते होंगे उनको हम खिलाएंगे, हमारा नानी नानी कहेंगे, लेकिन सब कुछ एक झटके में ख़त्म हो गया। उनका कहना है कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमने जिसके साथ शादी की वो इंसान नहीं शैतान है। थोड़ा सा देख समझ कर ही शादी ब्याह करना चाहिए, इसीलिए कहते हैं। और इस तरह के लड़कों की तो शादी होनी ही नहीं चाहिए जिन्होंने महज 4 महीने में ही पत्नी को मौत की घाट उतार। अरे शक है तो तुम सीधे सीधे बात करो, उसको उसके मायके भेज दो। हत्या क्यों कर दे रहे हो किसी की? हत्या करके क्या मिल गया फिर बर्बादी के सिवा? इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम चौंका देने वाली खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, जो आपको सजग करेंगे, सावधान रखेंगी कि देखिए दुनिया किस तरह से बदल रही है। और आसपास के लोगों पर खास नजर रखिए, क्योंकि अक्सर इंसान कब बदल जाए पता नहीं।